Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video, we will solve one question on vectors. This question has been taken from the past paper. इसकी explanation जो है वो इस वीडियो में देख लेते हैं. और I told you before vector बहुत important topic है क्योंकि ये पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है. And as far as your mid-year exams are concerned, ये बहुत important topic है. आई होप तुम लोगों ने वो वाली वीडियो देख ली होगी जो मैंने P2 पर बनाई है, P2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी है. अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लाजमी उस वीडियो को देख लेना ताकि थोड़ा सा प्रिपरेशन जो है ना वो और ब्रश अप हो जाए. बाकी आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑफ P1 की जितनी जल्दी हो सके मैं वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह. और ताकि उसके टॉपिक्स के बारे में भी तुम्हें आइडिया हो जाए कि भाई P1 के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है ना उनको कवर करना लाजमी है और किसकी कितनी वेटेज है. तो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वीडियो. इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं. इस क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा. देख लेते हैं कि व्हाट इज दिस पोजीशन वेक्टर और इसका कॉन्सेप्ट किस तरह जो है वो पेपर में पूछा जाता है. तो पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं. थोड़ा सा हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में फिगर बनी हुई है. अच्छा, अब अगर इस फिगर को देखते हैं तो वेक्टर्स के क्वेश्चन में नॉर्मली पैरेललोग्राम बना हुआ होता है. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेते हैं, ऑपोजिट साइड्स को जो है वो इक्वल कर लेते हैं. यहाँ हमें कोई पैरेललोग्राम बना हुआ नज़र नहीं आ रहा और यहाँ हमें फिगर में जो है ना वो ओरिजिन नज़र आ रहा है और फिर एक पॉइंट है P जिसकी वैल्यू है -3 और 4. ठीक है, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, ये मैंने जो है वो OP को देखकर लिखी है क्योंकि OP जो है ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर है. ठीक है, क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है, एक ऐसा फिक्स वेक्टर होता है जो एक पॉइंट की लोकेशन आपको बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ठीक है, तो ये जो आपको लाइन नजर आ रही है OP, ये बेसिकली एक पोजीशन वेक्टर है जो कि इस पॉइंट P को जो है वो लोकेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. यहाँ मैंने पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन भी लिखी है. पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन सिर्फ आपको समझनी होती है, ये आती नहीं है. पोजीशन वेक्टर इज अ फिक्स वेक्टर विच शोज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. अच्छा, आप कुछ डेफिनेशंस देखोगे जहां वो कहेगा विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, तो यहाँ हमारा जो फिक्स पॉइंट है वो ओरिजिन है. और OP उसने आपको पहले से बना के दिया हुआ है, उसने एक लाइन आपको बना के दी हुई है OP, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि यू विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, उसकी और इंडिकेशन आपको आगे चल के मिल जाएगी इन द डायग्राम OP. अब उसने यहाँ OP लिख दिया है क्योंकि पोजीशन वेक्टर की सबसे बड़ी जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि पोजीशन वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो ओरिजिन होता है. हमने ये चीज़ क्लास में भी देखी थी कि भाई पोजीशन वेक्टर को आप जो है वो कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करते हो. लाजमी सी बात है, शुरू में O होगा. स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा उसका ओरिजिन होगा, तो वो उसका नाम भी जो है ना वो O से शुरू होगा. तो ये OP जो है ना बेसिकली एक पोजीशन वेक्टर है जो कि आपको यहाँ फिगर में भी नजर आ रहा है. OP की वैल्यू उसने दी हुई है -3 और 4. ठीक है, हमें ये बात याद है, हमने क्लास में ये देखा था कि भाई हम एक पॉइंट को जब उसके पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उस वेक्टर को कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखना पड़ता है. तो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में हम उस वक्त लिखते हैं कि भाई x की वैल्यू जो है वो ऊपर आ जाती है और y की जो वैल्यू है वो नीचे चले जाती है. तो मैंने इसको देख के जो है वो अपने पॉइंट को जो है P की जो है लोकेशन देख ली, -3 और 4. अगर आप थोड़ा सा रफली भी यहाँ देखो तो O ओरिजिन ये रहा. -3 का मतलब है कि आप जो है वो नेगेटिव साइड पे जाओगे x के 3. तो 1 2 3 आप इधर आ गए और उसके बाद ये +4 है तो इसका मतलब है आपको ऊपर की तरफ जाना है. तो 1 2 3 4 आप ऊपर आओगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा P. ये चीज़ बहुत बेसिक है. जब हमने वेक्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई वेक्टर अगर कॉलम वेक्टर की फॉर्म में जो है वो आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब है आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो दो नंबर्स हैं ये क्या बता रहे हैं हमें. तो -3 का मतलब है कि मैं नेगेटिव एक्स की साइड पे जाऊंगा 3 बॉक्सेस और फिर +4 का मतलब है कि मैं 4 ऊपर जाऊंगा. तो इसका मतलब है ये P की जो है मुझे लोकेशन पता चल गई. तो P की लोकेशन मुझे फाइंड आउट नहीं करनी थी, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करना था पोजीशन वेक्टर, इसलिए मैंने ये चीज़ की है. तो पोजीशन वेक्टर इज जस्ट अ वेक्टर, इट्स अ फिक्स वेक्टर which always tells us the position of a point with respect to origin. तो बस ये OP is a position vector. तो इस क्वेश्चन में हम पोजीशन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. ये आपको क्वेश्चन को देखने के बाद आइडिया हो गया क्योंकि हमने इससे पहले भी जो है वो वेक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहां हमने पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया. यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज देयर इज एन इंडिकेशन इन द क्वेश्चन. यहाँ ओरिजिन से एक लाइन जो है वो पॉइंट P पे जा रही है और फिर उसने यहाँ मुझे OP वेक्टर दिया हुआ है. ये OP वेक्टर जो है ना ये पोजीशन वेक्टर है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है. ठीक है, अच्छा उसके बाद मुझे कह रहा है PQ की वैल्यू दे रहा है 2 और 0. तो इसका मतलब है अगर मुझे P से Q जाना है तो P से Q जाने का मतलब है कि मुझे राइट साइड पे 2 बॉक्सेस आगे जाना है क्योंकि x पॉजिटिव है और y में मुझे मूव नहीं करना, सिर्फ मुझे आगे जाना है.
तो पी से क्यू आप देख रहे हो, मैं सिर्फ 2 बॉक्सेस आगे गया हूँ और मैं क्यू पे पहुंच गया। तो ये चीज जो है ना, ये क्लियर होना चाहिए। ये वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं। हो सकता है कि वो आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि वो आपको एक वेक्टर बना के दे दे और बोले कि भाई जो है इसका एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई जैसे पी से क्यू जा रहा है, तो पी से ओ जा रहा है, सॉरी, तो पी से ओ का मतलब है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है और फिर ये आगे की तरफ जा रहा है। तो ये चीज जो है ना, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर नीचे आ रहा है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ऊपर जा रहा है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, राइट साइड पे जा रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर प्लस द मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, उसने आपको दिया है। तो 3 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि ये जो बार्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, इन बार्स का मतलब है कि यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स, और ये दोनों वेक्टर्स आपको गिवन है, ठीक है। ओपी भी आपको गिवन है, पीक्यू भी आपको गिवन है। और आपको पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये बिल्कुल कहते हैं ना इजी मार्क्स है, और ये इसमें जो है गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ओपी वेक्टर, ओपी का मतलब क्या है, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो गया, क्योंकि -3 का स्क्वायर मतलब -3 मल्टीप्लाई बाय -3 +9, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16, 16 प्लस 9 इज 25। और फिर अगर मैं दूसरी साइड पे बात करूं तो पी क्यू का मतलब है 2 और 0, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस 0 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 5 प्लस 2 7 हो गया। तो इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरे पास 7 हो गया। 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मेक श्योर 3 मार्क्स है तो आपको ये वर्किंग करके दिखाओ लाजमी। अगर आप वर्किंग नहीं करोगे तो मार्क्स आपके कटेंगे, तो नेसेसरी स्टेप्स दिखा दो। सिर्फ ये मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लिख दो और इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो, स्क्वायर रूट निकाल दो और आंसर लिख दो। 3 स्टेप्स दिखा दो 3 मार्क्स के लिए, यू विल गेट द 3 मार्क्स इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये जो है इसमें ऐसे नहीं करना कि आप पहले ऐड कर लो फिर मैग्नीट्यूड निकाल लो। देखो ये अलग अलग है, मैग्नीट्यूड आपको सेपरेट निकालना पड़ेगा, इसको पहले ऐड नहीं कर सकते। आप इसका मैग्नीट्यूड अलग निकालो, इसका मैग्नीट्यूड अलग निकालो, जो फाइनल आंसर आएगा आप उनको ऐड करोगे। अच्छा, दूसरे पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। दूसरे पार्ट में कह रहा है टी इज द पॉइंट वेयर पी टी वैक्टर इज इक्वल्स टू क्यू पी क्यू वैक्टर। तो ये मुझे एक इक्वेशन दे रहा है, और ये इक्वेशन जो है वो टी को रिलेट कर रही है ना। बेसिकली वो कह रहा है कि टी जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि जिसके बारे में कह रहा है कि पी टी, अगर मैं पी से टी एक लाइन ज्वाइन करूं तो वो इक्वल है क्यू टाइम्स पी क्यू के, ठीक है। तो पी क्यू जो है वो मेरे पास ये रहा पी क्यू, ठीक है, पी क्यू ये रहा। और पी टी जो है वो यहाँ ड्रॉ नहीं हुआ हुआ, तो मुझे ड्रॉ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर इफ़ यू वांट टू ड्रॉ इट, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से स्ट्रेट लाइन जो है वो आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन ये से पी टी को ज्वाइन कर दो। तो ये आपसे कह रहा है कि भाई पी टी जो है ना, टोटल पी टी जो है वो क्यू टाइम्स पी क्यू के बराबर है। तो पी क्यू ये वैक्टर है, पी टी ये वाला वैक्टर है, और आपसे कह रहा है कि भाई अगर मैं पी क्यू को एक नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं जो कि क्यू है, तो मुझे पी टी मिल जाएगा, ठीक है। असल में ये जो कंडीशन यहाँ दी हुई है ना, के वाली जो कंडीशन होती है, ये आपको याद होगा, ये पैरेलल के केस में यूज होती है। तो यहाँ हम ये बात कह सकते हैं कि पी क्यू और टी जो है ना, ये होता है कि भाई, सॉरी, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि 3 पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन में है, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। तो अब इनसे जो वेक्टर्स बनेंगे वो पैरेलल होंगे। मतलब ये चीज आपको समझानी है, या ये कॉन्सेप्ट है पैरेलल वेक्टर्स वाला, कि पी क्यू और ये जो पी टी है ना, ये बेसिकली एक ही लाइन पे है, तो ये पैरेलल वेक्टर्स है। तो इसीलिए यहाँ के वाली जो है ना वो कंडीशन यूज हुई है। तो के वाली कंडीशन आप जहाँ भी यूज हो ना, तो आप समझ जाना कि भाई यहाँ जो है ना इंडिकेशन है कि वो पैरेलल वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। तो यहाँ भी हम जो है वो वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए देखो आगे अगर हम देखते हैं तो वो हमें कह रहा है कि एक्सप्रेस ओ टी एज अ कॉलम वेक्टर इन टर्म्स ऑफ के। अब ये ओ टी किधर से आ गया, देखो यहाँ है पी टी, यहाँ के पी क्यू, इस इक्वेशन में मुझे ओ टी कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो कह रहा है कि एक्सप्रेस करो ओ टी को एज अ कॉलम वेक्टर इन टर्म्स ऑफ के। मतलब आपका जो आंसर है ना वो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में आना चाहिए, मतलब एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू, और उसमें के भी आना चाहिए। तो अब मुझे यहाँ इंडिकेशन मिल गई कि यार देखो यहाँ पी टी लिखा हुआ है और मेरे पास ओपी है, मेरे पास जो है वो ओपी है। तो इसका मतलब है कि मैं इस पीटी को अकॉर्डिंग टू द पोजीशन वेक्टर वाला जो मेरे पास कॉन्सेप्ट था, जहाँ मैं क्या करता था, किसी वेक्टर को ओरिजिन के हिसाब से कन्वर्ट कर लेता था। जैसे मैं पीटी को लिख सकता हूँ ओ टी माइनस ओपी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की हुई है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में जो है ना वो बाद वाली चीज पहले आ जाती है, तो यहाँ टी जो है वो बाद में, इसलिए टी पहले आ गया, तो ओ टी माइनस ओपी हो गया, ठीक है। इससे मुझे क्या फायदा हो जाएगा कि इससे मुझे जो है वो ओ टी फाइंड आउट करने में आसानी हो जाएगी, सिंस आई हैव ओपी।
ओपी है मेरे पास, मुझे ओटी फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन में ओटी मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो जब ओटी मुझे नजर ही नहीं आ रहा तो मैं फाइंड कैसे करूंगा? तो आई हैव टू कन्वर्ट दिस पीटी इनटू दिस फॉर्म ओटी माइनस ओपी। ये हमने क्लास में भी किया था, ठीक है। तो पीटी को कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ मुझे पहले ही उसने बता दिया था कि भाई आपको यहाँ पोजीशन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। और दूसरी चीज ये कि मेरे पास ओपी है, तो क्या मैं पीटी को ओपी की फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो हाँ, फिर मुझे याद आएगा कि अरे हाँ, मैंने पोजीशन वेक्टर में इस तरह की चीज सीखी थी कि मैं पीटी को जो है ना वो कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग जैसे एडिशन वाला भी होता है, तो हम लोग एडिशन वाला यूज करते हैं उसमें वेक्टर्स में। तो यहाँ मुझे सब्ट्रैक्शन वाला यूज करना पड़ा, क्योंकि सिंस आई हैव ओपी, ठीक है। तो मेरे पास ओपी थी, तो ये मुझे इंडिकेशन मिली कि यार ऐसा करो कि पीटी को ओपी की फॉर्म में लिखो। तो ओपी की फॉर्म में लिखने के लिए मुझे ओटी माइनस ओपी लिखना पड़ा। अब एक और एग्जांपल इधर देख लेते हैं कि अगर मेरे पास सीडी होता और फिर मैं उसको जो है वो ओसी और ओडी की फॉर्म में लिखना चाहता, तो मैं इसको ओडी माइनस ओसी लिख देता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इनमें से कोई एक चीज गिवन होती, ठीक है। अगर मुझे कोई इनमें से एक चीज गिवन नहीं होती तो मैं इसको कन्वर्ट नहीं करता इस फॉर्म में। सिंस इसमें से कोई एक चीज गिवन होती, तो मैं इसको कन्वर्ट करके जो है वो फिर इसकी इक्वेशन बना के अपना फाइनल आंसर अचीव कर लेता। तो मैंने यहाँ भी बिल्कुल यही काम किया है। पीटी को मैंने कन्वर्ट कर दिया ओटी माइनस ओपी में। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि ओपी की वैल्यू है मेरे पास और ओटी मुझे फाइंड करना है। तो अगर मैं ओटी इस इक्वेशन में इंसर्ट जो है वो नहीं करूंगा, तो मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा? तो दैट्स व्हाई आई हैव कन्वर्टेड दिस पीटी इनटू दिस फॉर्म ओटी माइनस ओपी। और ओटी पहले क्यों आया? क्योंकि आपको पता है सब्ट्रैक्शन में जो बाद वाला लेटर होता है वो पहले आता है, और जो पहले वाला लेटर होता है वो बाद में चला जाता है। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दी सी डी, तो डी इसमें बाद में, तो ओडी पहले आएगा और फिर जो है वो ओसी आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? सिंस आई हैव टू फाइंड दिस ओटी, तो मैंने ओटी को सब्जेक्ट बना लिया। ये ओपी जो है वो नेगेटिव का है, वहां जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो मेरी जो नई इक्वेशन बन गई वो बन गई ओटी इज इक्वल्स टू के टाइम्स पी क्यू प्लस ओपी। यूज किया। उसके बाद मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। के की जगह पे के लिखा, पी क्यू मुझे गिवन था, पी क्यू जो है वो 2 और 0 है, तो 2 और 0 आ गया पी क्यू की जगह पे। प्लस साइन एज इट इज आ गया। ओपी ओपी की वैल्यू जो है मेरे पास गिवन है -3 और 4, तो -3 और 4 आ गया। अब मैं क्या करूंगा? के को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 2 के, और जब के को 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्टेप मैं और कर देता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 के, और ये 2 के अपॉन 0 हो जाएगा, और फिर ये कॉलम वेक्टर की फॉर्म में, और फिर आगे प्लस अगेन द वैल्यू ऑफ ओपी। ओपी मुझे गिवन है -3 और 4, तो ये मैंने -3 और 4 लिख दिया, और ऐसे ब्रैकेट क्लोज किया। मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो ऊपर वाले एलिमेंट में को ऊपर वाले एलिमेंट से ऐड किया, तो ये 2 के -3 हो गया, और 0 + 4 जो है वो 4 हो गया। एक भाग का था ये। तो ये जो है मेरा आंसर आ गया। मैंने एक्सप्रेस कर दिया ओटी को एज अ कॉलम वेक्टर इन टर्म्स ऑफ के। तो 2 के -3 अपॉन 4 ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ मैंने पोजीशन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया है? क्योंकि मुझे ओपी गिवन था, ठीक है। ओपी जो है वो इस बात की इंडिकेशन है कि ओपी इज अ पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है। तो जब उसने मुझसे यहाँ बोला कि ओटी लेके आओ, तो ओटी जो है बेसिकली एक और पोजीशन वेक्टर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इक्वेशन में जो है वो ओटी है ही नहीं, तो मैं ओटी कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो फिर मैंने जो है वो पीटी को कन्वर्ट कर दिया पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। तो पीटी को जब कन्वर्ट करूंगा पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, तो फिर वो ओटी माइनस ओपी हो जाएगा। ओटी मुझे फाइंड करना है, ओपी की वैल्यू है मेरे पास, तो वहां मैंने शिफ्ट करके अपनी वैल्यू निकाल ली। मेरी जो ओटी की वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ के, दैट इज कमिंग आउट एज 2 के -3 और 4। लास्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट में एम कह रहा है इज द पॉइंट सच दैट ओ टी एंड एम लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये वही वाली बात हो गई कोलिनियर पॉइंट्स वाली। ये कोलिनियर पॉइंट्स एक लाइन पे जो है वो लाई करते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर उनसे कोई वेक्टर्स बनेंगे, अगर वो ओटी और ओ एम की बात करें, तो ओटी और ओ एम जो दो वेक्टर्स बनेंगे वो पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। कोलिनियर का मतलब है इनकी ग्रेडियंट सेम हो जाएगी एक ही लाइन पे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी रिलेट कर सकते हो। और फिर मुझे ओ एम की वैल्यू दे रहा है। ओ एम अगेन उसने पोजीशन वेक्टर एक जो है बनाने की कोशिश करी है। ओ एम के लिए क्या किया मैंने? इस तरह एक लाइन आगे एक्सटेंड कर दी। ओ एम का मतलब है, देखो अगर मैं इस उसको देखता हूँ वैल्यू को 24 इन द राइट डायरेक्शन, मतलब एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में, और 16 अप, तो 24 आगे जाना है आपको, 16 ऊपर जाना है, तो फिर एम जो है वो डेफिनेटली इधर कहीं जो है वो आपको मिलेगा। मैंने इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके जो है ना वो एम के एक रफ जो है वो पॉइंट मार्क कर दिया। ये मेरा एम हो गया। और चूंकि वो कह रहा है कि ओ टी एंड एम बोथ लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये एक ही लाइन पे तीनों लाई करेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब उसने मुझे ओ टी और एम बोला है, और ओ एम मुझे दे रहा है। ओ एम मुझे दे रहा है, क्या मेरे पास ओ टी है? ओ टी मैंने अभी फाइंड आउट किया है। ओ टी मैंने फाइंड आउट किया है 2 के -3 और 4, तो मेरे पास ओ टी भी है
और मेरे पास जो है वो ओ एम भी है, तो बस इन्हीं दोनों को यूज़ करता हूँ। और चूंकि ये एक ही लाइन पे है तो इसका मतलब है कि ओ टी और ओ एम दे बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स जिनका एक्स और वाई का रेशियो बराबर होता है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि सिंस आई हैव द ओ टी वैक्टर, ओ टी भी मेरे पास है, तो इसका एक्स अपॉन वाई का रेशियो बना लेता हूँ। और मेरे पास ओ एम भी मौजूद है, तो इसका भी एक्स और वाई का रेशियो बना लेता हूँ, दोनों रेशियो को इक्वेट कर दूंगा, तो मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो ओ एम की बात करूं अगर, तो ओ एम में एक्स की वैल्यू 24 है अपॉन 16, तो 24 अपॉन 16, ये इसके एक्स और वाई का रेशियो आ गया, इक्वल्स टू ओ टी भी मेरे पास है 2k-3 अपॉन 4, तो 2k-3 अपॉन 4 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 टाइम्स 1 इज 4 एंड 4 टाइम्स 4 इज 16, और फिर 4 1 4, 4 6 24, ये और सिंपल हो गया। यहाँ से यहाँ बचा 6, इक्वल्स टू एज इट इज 2k-3, ये -3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 2k इज इक्वल्स टू 9, और k की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करो तो दैट विल बी इक्वल्स टू 9/2। तो ये मेरे थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। कोलिनियर पॉइंट्स का जब भी नाम आ जाए समझ लेना पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। और पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका एक्स और वाई का रेशियो बराबर होता है। सिंस दे आर ऑन द सेम लाइन, तो दे विल बी डेफिनेटली पैरेलल, और पैरेलल होंगे तो इनका एक्स और वाई का रेशियो इक्वल होगा। वही मैंने काम किया, ओ एम का भी एक्स और वाई का रेशियो निकाला, ओ टी का भी एक्स और वाई का रेशियो निकाला, इक्वेट कर दिया, के की वैल्यू निकाल ली।